को इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट से वैल्यू बताना है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ये बॉडी का मास है m1 और यहाँ वाले का मास है m2। तो आपको इसका पोटेंशियल का फार्मूला इन्फॉर्मेशन सब पढ़ाया मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरी बात हमने ये बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव पैरामीटर है, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे पोटेंशियल फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो अगर ये पॉइंट चार्ज जैसा पॉइंट मास है तो इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। और इसका मतलब हमें इस बॉडी को दूसरे वाले बॉडी को लेके आना है। मान लो कि x बराबर 0 है, यहाँ पे x बराबर r है, तो इसे मैंने लेके आया या लेके गया को दोनों बातें हैं। तो यहाँ पे हमने ये माना कि ये पहले कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, इसके बाद इधर ये आया। तो अगर इधर आया तो इसने खुद वर्क किया, और अगर हमें ले जाना है तो हमें इन्फिनिटी पर ले जाना पड़ेगा, तब हम वर्क करेंगे। और अगर वो आया है तो उसने खुद वर्क किया है, लेकिन डिफिनीशन में क्या लिखा है कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। तो अगर ये इन्फिनिटी से पॉइंट पे आया तो इसने खुद काम किया, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई और काइनेटिक एनर्जी में बदल रही होगी। तो जब ये आ रहा होगा तो इसकी स्पीड भी आ रही होगी। अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ नहीं रही है, वो घट रही है। और हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो यही बनाया है कि आपको U निकालना है किसी R पे, तो कंपेयर करना इन्फिनिटी से। और इसके बाद लिखा गया था माइनस फोर्स जो कंजर्वेटिव है F और इंटू dr, और लिमिट लेके चलना है, कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पे आया है। तो स्टार्ट इन्फिनिटी से किया है और R पे आया है। और अगर यहाँ पे F की वैल्यू मेरे को लिखना हो तो F अट्रैक्टिव फोर्स है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे तो उसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके लगाया था। तो F बराबर क्या लिखोगे, माइनस G m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये लिखोगे। या x है तो x स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे मैंने x लिखा है तो dx करोगे, dx करोगे, x लिखा है तो dx करोगे। अब अगर इसको मैं कैलकुलेशन करूँ, यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, f का मान रख दूँ, तो माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा, और x की जगह r लिखोगे तो -1/r हो जाएगा। तो बच्चों इन्फिनिटी पे तो 0 ही होगा, तो इसलिए u बराबर जब आप रख लो तो g m1 m2 अपान r हो जाएगा। x की जगह क्या है, r। तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मिल गया। तो अब आपको माइनस साइन क्या बता रहा है, अब वहाँ पे माइनस साइन क्या बताया, अट्रैक्टिव फोर्स। वहाँ पे माइनस साइन क्या बताया कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल लाइन बॉडी की ओर। और यहाँ का माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ का माइनस साइन बता रहा है बाइंडिंग, बाइंडिंग बता रहा है। क्या, बाइंड माने बंधा हुआ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसका नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्या है, बंधा हुआ है, वो छोड़ के जा नहीं सकता। वो कर्ज में डूबा हुआ इंसान है, तो इसलिए देश छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि वो बाइंडिंग है। ये किसी के लिए इसको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, बॉन्डेज, ये बंधक है। तो ये वाला जो m2 है m1 का बंधक है। ये माइनस साइन माने बंधक, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नहीं बोला, बाइंडिंग, BIN। तो U माने बाइंडिंग है। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये बाइंडिंग है, यहाँ पे बंधा हुआ है। बाइंडिंग लिखो या बाउंड लिख दो, ये बाउंड है, ये फ्री बॉडी नहीं है, ये बाउंड है।
तो बच्चों ये बाउंड है, बाउंड वही है ना जहाँ पे अट्रैक्शन है वहीं पे तो बाउंड है। दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं दूर हो सकते? दूर होने में क्या कठिनाई है? तो दूर होने की कठिनाई वही है अट्रैक्शन, बाउंड जो है माइनस है, वो वजह से वो दूर नहीं हो पाता। तो ये भी दूर नहीं होगा, जाने दो, ना हो ना हो। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी जो इस पे काम कर रहा है उस पे पहले वाले पे पोटेंशियल किसका लगेगा? दूसरे वाले का, और दूसरे वाले पे पहले वाले का। मैंने एक दिन बताया था कि वर्क होता है दूसरे के पोटेंशियल से। तो यहाँ पे M1 पे V2 काम करेगा और M2 पे V1 काम करेगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन इट्स पोटेंशियल। तो बच्चों अब मैं पोटेंशियल को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पोटेंशियल, अब अगर पोटेंशियल निकालना है, V1 निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी दोनों के बीच में और मास M1 से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा -Gm2/R, ये मिलेगा। और अगर V2 निकालना है तो U12 या U21 दोनों एक ही बात है, नियम से 21 लिखना है, दूसरे पर पहले से और दूसरे का मास डिवाइड कर दो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा V1 आ जाएगा, यहाँ पे V2 आ जाएगा और यहाँ पे V1 आ जाएगा, क्योंकि पहले का पोटेंशियल दूसरे पे लगा है ना, -Gm1/R। तो बच्चों बस फार्मूले में अगर हम कंपेयर करें, आज हमें पढ़ना नहीं है, आज हमें केवल कंपेयर करना है, इसलिए ज़्यादा उस पर डेप्थ में नहीं जाना है। वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेरिजन के लिए लिखा जा रहा है। तो आप वहाँ पे लिखते थे 1/4πε0 Q/R, तो 1/4πε0 की जगह -G, बात ख़त्म हो गया। वहाँ लिखते थे 1/4πε Q1Q2/R, तो 1/4πε0 की जगह फिर वही -G, Q1 Q2 की जगह M1 M2/R, बात हो गई ख़त्म। अब आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल कर लेना चाहिए। देखो एक कोई बॉडी है और ये सॉलिड है और इसका मास रेडियस सब दिया जा रहा है, रेडियस R है, मास M है। अब बच्चों आपको इसमें पूछा है फाइंड पोटेंशियल, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है? एट नंबर 1 R <R, नंबर 2 R = 0, नंबर 3 R = कैपिटल R, और नंबर 4 R <R। तो ये कहाँ है? इनसाइड, सेंटर, सरफेस और आउटसाइड, ये 4 जगह पूछा है। अब मुझे पोटेंशियल की वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है बिना डेरिवेशन के। तो किसी के एनालॉगी ले जाना है, इलेक्ट्रिक के एनालॉगस ले जाना है, इलेक्ट्रिकल जैसा लिखना है। बच्चों इलेक्ट्रिकल जैसा अब आप लोग हमें बताएं, मैं लिखूँगा। पहले हम लिखेंगे R के लिए, तो R के लिए V आउटसाइड, आउटसाइड का पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0 Q/R, तो 1/4πε0 -Gm/r, एक बात हो गई ख़त्म। अब इसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे R = R, दैट इज सरफेस, तो सरफेस पे पोटेंशियल आएगा, हाँ ये आएगा -Gm/R, ये आएगा। कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है? सरफेस पे ज़्यादा है कि आउटसाइड? ये भी समझना है कि कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इन्फिनिटी पे है।
इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है और बाकी जगह माइनस है, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है कि वो माइनस डायरेक्शन है, ये स्केलर है, उसकी एक्चुअल में वैल्यू है। अब एक जीरो नंबर पाया, एक -500 नंबर पाया, तो पढ़ने में तेज़ तो जीरो हुआ ना। इसलिए जितना दूर का पॉइंट है उतना ज़्यादा पोटेंशियल है, जितना पास का पॉइंट है उतना पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है? जो दूर का पॉइंट है वो ज़्यादा है और जो पास का पॉइंट है वो कम है। इसका मतलब दूर का पॉइंट आउटसाइड ये ज़्यादा है और ये वाला कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इनफाइनाइट पर। समझ आया? तो ये पोटेंशियल सरफेस और आउटसाइड में अगर पूछा जाए कि कहाँ पे ग्रेटर है तो उसको ये डिब्बा में लिख रहा हूँ, यही पूछा जाता है। तो पोटेंशियल आउटसाइड ग्रेटर, पोटेंशियल ऑन सरफेस। जैसे जैसे हम नज़दीक आएंगे सरफेस के, पोटेंशियल घटता जाएगा और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। उल्टा कहानी है, समझ में आ रहा नहीं है? क्योंकि ये माइनस है इसलिए नेगेटिव चार्ज जैसा है। आपने जब पढ़ा था तो केवल पॉजिटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट पे पूरा पढ़ लिया था, इसलिए उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। अब चलिए, दो तो आपने निकाल लिया इधर उधर करके, अब एक और है। चलो बच्चों, इनसाइड वाला V इनसाइड R लेस देन R, तो V इनसाइड आपके पास फार्मूले का बात किया जाए तो आपको याद होगा, लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन। धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा, वैसे बोलो हाँ यही लिखा था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माने -g। इसके बाद ऊपर लिखा था Q माने m, नीचे लिखा था 2r क्यूब और इधर लिखा था 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। याद आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ऊपर लिखा था 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, नीचे था 2r क्यूब। याद रखना पड़ेगा और नहीं तो डेरिवेशन करना पड़ जाएगा एग्जाम में। अब ये आपको याद है, चेक कर लो। मान लो कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर लो, सरफेस वाला आ रहा होगा तो सही है, और नहीं तो बनाना। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा r बराबर 0, तो कहाँ पे आ जाएगा? सेंटर पे। बच्चों सेंटर पे जब आ जाएगा तो 3/2 Gm/r ये हो गया। तो सेंटर का पोटेंशियल ये लिखा है, सरफेस का पोटेंशियल आपने उधर लिखा है। तो देखो वो -Gm/r और ये -3/2 Gm/r है। अगर दोनों में रिलेशन पूछा जाए, सेंटर और सरफेस में पोटेंशियल का बच्चों क्या रिलेशन है, तो देख लो कि क्या रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आया था, कुछ नहीं बदलता, सब वही आता है, बस Q की जगह m बदलता है, बाकी कुछ नहीं बदलता। तो सेंटर का पोटेंशियल है 3/2 Vs। अब मेरे को ग्राफ दिखाना है इसका, ग्राफ देख लें आप। पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है। देखो पोटेंशियल नेगेटिव साइन में है, इसलिए आपको ऊपर नहीं दिखाना है, नीचे ही दिखाना है, नेगेटिव में दिखाना है। और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल सेंटर पे है। तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है।
इसके बाद जब हम सरफेस से आगे जाएंगे तो ये जीरो की तरफ भागने लगता है, जीरो की तरफ जाने लगेगा, मतलब पोटेंशियल बच्चों बढ़ने लगता है। इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ने लगता है। तो सबसे अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग कहाँ पे है, तो सेंटर पे है ना, सेंटर पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। और जैसे जैसे सरकमफ्रेंस पे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अगर पूछा जाए तो इन्फिनिटी पे है। अब यहाँ का पोटेंशियल आप लिख सकते हो 3/2 Vs, और यहाँ का पोटेंशियल है Vs। इसके बीच में जो बाउंडेज है वो अगर डिफरेंस निकाला जाए डेल्टा V, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, Vs/2। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था, पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया था, ऐसे यहाँ भी पोटेंशियल बैरियर है, Vs/2 है। Vs/2 की वैल्यू रखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला केस नहीं है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग को कंडक्टिंग नहीं बनाना है, यहाँ जो है वही रहेगा। इसके आगे यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपसे कभी पूछ ले कि कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, सेंटर पे कि सरफेस पे, तो ये बताओ कहाँ ज़्यादा है। सेंटर पे नहीं ज़्यादा है, सरफेस पे ज़्यादा है सेंटर से। वो नेगेटिव में लिखा है, एक लोग -10 नंबर पाए, एक लोग -5 नंबर पाए हैं। तो -5 वाले तेज हैं, -10 वाले कमज़ोर हैं। ये नेगेटिव में चल रहा है, उल्टा बोलना है। तो सेंटर, और उस समय जब पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि सेंटर पे ज़्यादा है ना, यहाँ पे उल्टा हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल वाला केस है। तो चलिए, ये तो बच्चों बात हो गई पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का। हमें अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देखना है। अब इसको अप्लाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जाए तो वो पॉइंट आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ड्यू टू ऑल द सराउंडिंग मास। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल द सराउंडिंग मास। एक केस यहाँ पे लिख के आगे चलते हैं। एक लाइन इसे लिख लेना चाहिए, इसे लिख लो। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों जरा फैन चला दो कोई लोग। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑल द सराउंडिंग मास, ड्यू टू ऑल द सराउंडिंग मास। ये वाला बंद कर दीजिए, वाला चलने दीजिए। ड्यू टू ऑल द सराउंडिंग मास। अब इस पे मेरे को कैलकुलेशन लेना है, एक सवाल लगवाना है आपसे। सब लोग यहाँ पे रेडी हैं? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जैसे इलेक्ट्रिक में था उसी तरह का है ना, ये हमें दिख रहा है। बच्चा लोग ये क्वेश्चन नोट करो। अब यहाँ पे कोई एक बॉडी है। अब एग्जाम्पल से बातें शुरू हो गई, और इस बॉडी के यहाँ सरफेस पे दूसरा कोई मास m है और इसका मास कैपिटल M है, और इसका रेडियस कैपिटल R है। अब इस बॉडी को हमें स्पीड देनी है। अब कितना स्पीड दिया जाए जिससे कि ये वापस इसके फील्ड में फिर ना आने पाए, मतलब इसके फील्ड से बाहर निकल जाए। तो अगर फील्ड से बाहर निकालना है और वो कितनी स्पीड देना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। तो अब अगला कहानी यही है कि फाइंड एस्केप स्पीड। फाइंड एस्केप स्पीड, सीधा क्वेश्चन हो गया, एस्केप स्पीड निकालो। एस्केप स्पीड, अब एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? तो वेलोसिटी एट विच बॉडी कैन मूव अप टू इनफाइनाइट, क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट तक जा सके। तो स्पीड एट विच, स्पीड ड्यू टू विच बॉडी कैन मूव अप टू इन्फिनिटी, कैन मूव अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा सके, ऐसे स्पीड को हम कहेंगे एस्केप स्पीड। अब एस्केप स्पीड बच्चों मेरे को निकालना है, अब चलो निकाला जाए। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? एक ही कॉन्सेप्ट है देश में, कुछ ना समझ आए तो एनर्जी कंजर्वेशन, बस आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करें और उसको इन्फिनिटी तक पहुँचाना है। अब इन्फिनिटी तक पहुँचाना है तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्ट में आ जाइए। देखिए मैं लगाने चला और आपको बताना चाहिए, अब तो बताना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। क्या बच्चों? अब सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² और स्केप है तो v लगा दो, ई फॉर स्केप। और सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी सारा देश जानता है, -gm इंटू m अपान r, यहाँ पे है r। इनफाइनाइट पे पहुँचना है तो पहुँचते पहुँचते रुक जाए और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे 0 ही होता है। अब आप इसे सॉल्व करें तो आप लिखेंगे हाफ mv² बराबर gmm अपान r। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द मास। अगर 1 किलोग्राम का फेंकना है तो ज़्यादा स्पीड देना है, कि 1 टन का फेंकना है तो ज़्यादा स्पीड देना है। तो चाहे 1 किलोग्राम का पत्थर फेंक दो, चाहे 1 टन का फेंक दो, चाहे 1 ग्राम का फेंक दो, सबके लिए स्पीड बराबर ही रखनी पड़ेगी। बिकॉज एस्केप स्पीड नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ बॉडी फ्रॉम वेयर इट वाज प्रोजेक्टेड। बॉडी जिसके ऊपर वो था, जिसके फील्ड में था, उसके मास से मतलब है ना, उस बॉडी के मास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्मॉलियम कैंसिल हो गया। और अब आपको एस्केप वेलोसिटी मिल रही है v का मान, एस्केप वेलोसिटी, और ये आ रहा है अंडर रूट के अंदर 2gm अपान r। बच्चों ये आ रहा, ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, अंडर रूट 2gm अपान r। अगर हम ये ले लें एग्ज़ाम्पल में फॉर अर्थ, एग्ज़ाम्पल क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो आपकी इच्छा होगी कि यहाँ किसी बॉडी को हम इस दुनिया से बाहर कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि इसको इस दुनिया से बाहर निकाल दो, तो दुनिया से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? दुनिया से बाहर निकालना है, उसको एक स्पीड दे दो, उतने स्पीड से फेंक दो, चला जाएगा। किसी भी बॉडी को आपको निकालना है, इस पेन को दुनिया से बाहर करना है। बोला गया कि इस पेन को दुनिया से बाहर कर दो, कि इसका कोई प्रमाण ही ना मिले इस दुनिया में, तो आप उसको स्कैप स्पीड से फेंक दो। सारे इन्वेस्टिगेशन वाले IG, DIG, RIG, NIG सब घूमे, कहीं कुछ नहीं पाएंगे, सब वो स्केप कर गया। तो किसी को कोई अच्छा ना लगे तो उसको स्केप स्पीड दे दो, कभी नहीं दिखाई देगा, वो चला जाएगा स्पेस में। तो बच्चों अर्थ के लिए अगर हम बात करें कि स्केप स्पीड कितनी है तो उसकी वैल्यू चलो लिख लिया जाए। हाँ बोलो, अंडर रूट 2gm, gm थोड़ी होगा, me होगा ना, और अपान re। अभी आप लोगों ने gme थोड़ी देर पहले पढ़ा था, gre² था क्या? तो रखो gre² यहाँ पे, तो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2gre। स्मॉल आर आपको पता है, अर्थ के सरफेस पे जहाँ से आपने फेंका उस जगह का g,
जहाँ फेंका उस जगह का जी आपको पता है। तो ये एस्केप स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा अप्रॉक्सीमेट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हम दे दें तो वो बॉडी फिर वापस नहीं आएगा। कभी कभी बम ब्लास्ट होते हैं तो उसके कुछ फ्रैगमेंट की स्पीड 11.2 हो जाती है, तो वो फ्रैगमेंट वापस कभी अर्थ पे नहीं मिलता, वो स्पेस में चला गया। अब उसको ढूंढ रहे हैं कि इसमें ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा, तो कहाँ से मिलेगा। एस्केप स्पीड उसको मिल गई तो चले जाओ तुम भी स्पेस में ढूंढ लो। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे डिजास्टर में बहुत सारे फ्रैगमेंट्स जिनकी स्पीड इसके ऊपर आ जाती है ना, दे विल गो फ्रॉम आवर ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड हो गए, बाहर चले गए, स्पेस में चले गए। तो ये एस्केप स्पीड आ गई। एस्केप स्पीड समझ गया। अब अगर किसी भी बॉडी का स्पीड एस्केप से ज़्यादा है तो क्या वो अर्थ पे रहेगा? नहीं रहेगा। और अर्थ पे वही रहेगा जिसकी स्पीड कम है, किससे? एस्केप से, वही रहेगा। और या तो बराबर है तो भी समझाने बुझाने से रुका रहेगा। इसलिए जब कोई बहुत बुद्धिमान हो जाता है, बहुत ज्ञानी हो जाता है, तो उसको धीरे धीरे सिस्टम से अलग होना पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास जैसे जैसे ज्ञान आएगा वैसे वैसे उसके दिमाग में चीज़ें बदलेंगी। यही यहाँ पे पढ़ाने का मतलब था। फिर वो क्या करेगा? वो एस्केप कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, दूसरे फील्ड की बात करने लगेगा। तो यही यहाँ पे हो गया। तो जब स्पीड ज़्यादा हो गया तो अर्थ को छोड़ दिया। इसीलिए जो लाइट है अर्थ पे नहीं रुक पाती, क्योंकि उसकी स्पीड हमारे अर्थ के एस्केप स्पीड से ज़्यादा है। नहीं तो लाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, रुक जाता, दिन रात जगमग जगमग रहता, नहीं तो चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो नहीं रुकेगा, वो घूमने आता है। स्पीड ज़्यादा है फिर भाग जाता है। और अगर वो घूमने आ जाए कोई लाइट जिसकी स्पीड हमारे अर्थ से कम हो, तो फिर अर्थ से कभी वो जाओ नहीं पाएगा। तो इसी पे हम लोगों ने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट एक दिन पढ़ाया था मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ था उस समय, उस दिन। तो जब वो बात यहाँ नहीं करेंगे, अब आपको अगला एक सवाल देंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जल्दी से लिखो एक सवाल बच्चों लोग। देखो यहाँ पे अर्थ से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करी, अर्थ से, अर्थ का रेडियस है। अब इसकी स्पीड कितनी है? v डैश पूछा है, जिससे कि इसका इंटरस्टेलर स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकंड आ जाए। तो कुछ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। फाइंड स्पीड v डैश फॉर विच इंटरस्टेलर स्पीड इंटरस्टेलर स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी become 3.2 किलोमीटर पर सेकंड। 3.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखो इसमें लिखा हुआ इंटरस्टेलर स्पीड। पहले तो ये जानना है कि ये इंटरस्टेलर स्पीड है क्या। तो इंटरस्टेलर स्पीड क्या है? एस्केप स्पीड अगर हम देंगे तो बॉडी इन्फिनिटी पे जाएगा और वहाँ रुक जाएगा, वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड 0 हो जाएगा। और अगर इंटरस्टेलर बोला है तो इसका मतलब इनफाइनाइट पर भी वो टहल रहा है, वहाँ भी नहीं शांत हो पाया, वहाँ भी नहीं रुका, वहाँ भी दौड़ लगा रहा है। तो उसका स्पीड ऐसा क्या स्पीड आपने दे दी कि इनफाइनाइट पर वो रुका नहीं बल्कि दौड़ रहा है। तो
बच्चों इंटरस्टेलर का मतलब है स्पीड ऑफ बॉडी इन स्पेस। तो यहाँ पे इंटरस्टेलर स्पीड को हम vi लिखेंगे और ये लिखेंगे कि स्पीड ऑफ बॉडी एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, ये इंटरस्टेलर स्पीड है। अब आप लिखना शुरू करो, सब लोग हमें बताओगे, मैं लिखूँगा। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस बराबर काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। सरफेस पे हाफ mv डैश, यहाँ अभी नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि वो क्या स्पीड देंगे कि इंटरस्टेलर आएगा, वो निकालना है। सरफेस का पोटेंशियल आपको आता है -gmm/re, आप एम ही लिख दो। इनफाइनाइट पे अभी हमें पता है vi², ये आई लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको स्मॉल आई को चाहे कैपिटल आई ही कर दो, लो vi², और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा कैलकुलेशन किया जा सकता है, आप कर लीजिए। चलो मैं भी लगा ही देता हूँ। v' किया, माइनस आ गया, और यहाँ पे 2 टाइम्स gme/re हो गया, और बराबर आ गया vi²। बच्चों, फिर जो gme/re है वो वैल्यू आपके दिमाग में आ रही होगी कि स्केप स्पीड वाला कहानी है वो ना। आप ऐसा लिख सकते हो v' बराबर नहीं, माइनस 2 gme माने gre² तो 2gre बराबर vi²। एक बार और लिखेंगे, v' माइनस स्केप स्पीड स्क्वायर बराबर vi², राइट। तो हमने कितना स्पीड दिया, यही तो सवाल है ना। तो अंडर रूट के अंदर आ गया v² प्लस vi²। ये इंटरस्टेलर स्पीड, आपको इंटरस्टेलर स्पीड पूछा था कि इंटरस्टेलर दिया था, और v' पूछा है। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो आया था उसमें v' दिया था, उसमें 13 किलोमीटर पर सेकंड दिया था, और इंटरस्टेलर पूछा था। तो निकाल तो लोगे ना अब आप, यही तो है vi माने अंडर रूट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। अब इसमें इतना ही लिख के छोड़ दो, अब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक 11.2 है और एक 3.2 है, तो 11.2 का स्क्वायर और प्लस 3.2 का स्क्वायर, जितना आएगा उतना लिख लेना। दिमाग में ये होना चाहिए कि इंटरस्टेलर का मतलब क्या है। बस इसी बात को जानने के लिए टीचर ने क्वेश्चन पूछा होगा। आइए एक सवाल आपसे ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि आपका क्या सिचुएशन है इस समय। जो दोबारा से बना रहे हैं, फिगर हट गया। देखो एक सवाल मैंने दे रहा था, दोबारा से लिख रहा हूँ, फिगर हट गया है। फिर से देखें, देखिए एक बॉडी यहाँ पे है और एक बॉडी यहाँ पे है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है। इसके बीच का जो सेपरेशन है
वो दिया है 9r। r क्या है, इसका रेडियस है इस वाले का, और इसका भी रेडियस है कुछ, इसका रेडियस हम ले रहे थे 4r, और बीच का गैप है 9r। और ये लाइन जो मिलाने वाला है दोनों सेंटर को, ये लाइन है। इन दोनों के मास की वैल्यू भी दिया है बच्चों। इसका मास है m और इसका मास है कुछ 9m कर देते हैं, 9m है। ये लोकेशंस हैं सब। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसी बॉडी को वहाँ से प्रोजेक्ट करना है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो, और कितना उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड एस्केप स्पीड एट द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस्केप स्पीड एट द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। तो सवाल लिख लीजिए, फाइंड एस्केप स्पीड एट द पॉइंट, फाइंड एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कुछ भी लिखें, फाइंड एस्केप वेलोसिटी वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। where gravitational field is 0. Also find gravitational potential at the point. Also find gravitational potential at the point. लिखा है कि एस्केप वेलोसिटी वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड